नमस्कार, मैं मूर्ति। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बड़ी छोटी उम्र में ही बड़े-बड़े राजनेताओं को राजनीति करनी सिखाई है। राजमंच के अध्यक्ष और न्यायकर्ता स्टार्टअप्स के संस्थापक मिस्टर शुभम शर्मा। शुभम जी, आपका स्वागत है बिजनेस रैंकर्स के विशेष प्रोग्राम बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टोरी में। आमंत्रित करने के लिए। शुभम जी, सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। अभी हाल ही में आप फोर्ब्स एशिया की 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल हुए हैं। हमारे देशवासियों की तरफ से सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार आपका। आप छोटी उम्र में ही बड़े राजनीतिक रणनीतिकार बन गए। आपने काफी स्टार्टअप्स भी शुरू कर रखे हैं। जी शुभम जी, हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप राजनीतिक रणनीतिकार बने या सबसे पहले आप व्यवसायी बने? जी, सबसे पहले तो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में मेरी जो करियर की शुरुआत हुई वो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में शुरू हुई। कॉलेज मेरा नोएडा में था, तो यूपी ने वो बैकग्राउंड आधार प्रदान किया। कॉलेज के समय से ही मैं काफी पॉलिटिकल एज ए स्ट्रेटेजिस्ट काफी मैं एक्टिव था। लोकल इलेक्शंस में, बाई इलेक्शन जो भी नोएडा यूपी में होते रहते थे, एमएलए एमपीज के, तो राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में करियर पहले शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे बाकी के वेंचर्स, मार्केटिंग और अदर फील्ड्स के अंदर, नॉन प्रॉफिट वेंचर्स के अंदर फिर शुरुआत हुई। तो ये कहना आपकी बात ज्यादा सही होगी कि पहले राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में शुरुआत हुई है, फिर व्यवसाय के रूप में आप कह सकते हैं। शुभम जी, आपने जो शुरुआत की थी, काम जो शुरू किया एक राजनीतिक रणनीतिकार का, राजनीतिक धुरंधर के सामने जाके और एक छोटी उम्र में उन्हें समझा पाना अपनी बातें, कितना चैलेंजेबल रहा आपके लिए शुरुआत? मैं बिल्कुल यहाँ पे ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए समझा पाना, क्योंकि एक तो उम्र बहुत कम थी, लगभग 17-18 साल की उम्र थी उस समय। मुझे आज भी याद है, मैं फर्स्ट ईयर में था इंजीनियरिंग में, और कोई ऐसा कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि पॉलिटिकल नहीं रहा, ना किसी तरह का कोई बड़े लाइक पॉलिटिकल किसी पर्सन का फैमिली से या बाहर किसी तरीके से एक्सटर्नली कोई सपोर्ट था पॉलिटिकली। तो खुद से ही उन बड़े नेताओं तक पहुंच बना पाना, उनको समझा पाना कि आप की क्या अहमियत है, आप किस तरीके से उनकी सहायता कर सकते हैं, कैसा वैल्यूबल है। तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, बट किसी तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रूव किया, कुछ रिजल्ट्स लाके दिए। तो एक दो मौकों की रिक्वायरमेंट थी शुरू में, और जब वो मौके मिले तो मैंने वो मौके अपने हाथ से नहीं जाने थे, अपने आप को प्रूव किया। जो मैंने कमिटमेंट किया तो अपने आप को वो डिलीवर किया टाइम के ऊपर, और धीरे धीरे फिर सफलता की सीढ़ियां ऑटोमेटिक फिर मेरे ख्याल से मैं चढ़ता गया। जी शुभम जी, शुभम जी, एक राजनीतिक रणनीतिकार किस तरह से की रणनीति तैयार करता है जिससे कि किसी भी राजनेता को अपनी जीत या राजनीतिक पार्टी को अपनी जीत सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है? शुभम जी। देखिए, राजनीतिक रणनीतिकार का जो रोल होता है वो ये होता है कि आप जिस भी कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं, तो पहले एज ए राजनीतिक रणनीतिकार हमें पूरा उसका एनालिसिस, विश्लेषण करना होता है। जो कैंडिडेट है उसकी क्या खूबियां हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, क्या उसकी कमियां हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किन चीजों को हम आगे रख सकते हैं, किस तरीके से उनकी प्लस पॉइंट्स को पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, पब्लिक का क्या फीडबैक है, क्या रिएक्शन है, पब्लिक क्या समझती है, इन पूरी चीजों का विश्लेषण करना पड़ता है इंटरनली और एक्सटर्नली। उसके कैंडिडेट के स्तर के ऊपर कैंडिडेट का क्या प्रभाव पब्लिक के ऊपर पड़ा है, पड़ने वाला है, किस तरीके से हम उस प्रभाव को और इनहेंस कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इसका पूरा विश्लेषण पहला स्टेप होता है। तो रणनीति का पहला स्टेप है विश्लेषण। उसके बाद विश्लेषण के बाद में जो आंकड़े हमने जुटाए हैं, जो विश्लेषण हमारा आया है, जो खाका हमारा तैयार हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर फिर स्ट्रेटेजी तैयार होती है कि ठीक है, कैंडिडेट की क्या कमियां खूबियां हमें पता चले, इसके ऊपर हम क्या बेटर मार्केटिंग कैंपेन विश्लेषण के ऊपर बना सकते हैं। और फिर उस विश्लेषण के आधार पर जो हमारा कैंपेन पूरा खाका तैयार हुआ है, उसका सही इंप्लीमेंटेशन। तो दो चीज आप कह सकते हैं, पहला है विश्लेषण, विश्लेषण के बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाना, फिर उसकी उस स्ट्रेटेजी को सही से इंप्लीमेंट करना उसके क्षेत्र में, उसकी कैंडिडेट के आधार के ऊपर। और यहाँ पे वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं चलता। हर कैंडिडेट की अलग खूबियां होती हैं, उसकी अलग योग्यताएं होती हैं, उसका अलग एक एम्बिशन होता है अपनी पब्लिक सर्विस को लेकर के। तो हर कैंडिडेट के स्तर के ऊपर उसको पहचान के, उसके नजरिए को पहचानना, उस कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की इच्छाओं को समझ पाना, उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझ पाना, उस कंस्टिट्यूएंसी की समस्याओं को, उनके क्षेत्र के मुद्दों को समझना, पूरा पर्सनलाइज अप्रोच तैयार करनी पड़ती है। और फिर कैंडिडेट के आधार पे, कंस्टिट्यूएंसी के बेसिस पे उसको इम्प्लीमेंट, सही से इम्प्लीमेंटेशन करना। ये जो दो चरण होते हैं जिनके को हम यूजुअली पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। जी शुभम जी, शुभम जी, इसमें पार्टी का कितना रोल महत्वपूर्ण होता है? क्या कैंडिडेट की छवि के साथ साथ पार्टी का रोल कितना महत्वपूर्ण होती है?
पार्टी के लिए अलग से आप लोग कोई रणनीति तैयार करते हैं और जी एक जी मूलचंद जी, बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे कई, और मैं एग्जैक्टली नाम नहीं ले सकता, बट हाँ कई बार ये भी रहा है, मोर देन 50% टाइम्स ये रहा है कि कैंडिडेट के स्तर पे ना होकर के डायरेक्टली मैंने पार्टी के स्तर पे काम किया है कि लीडिंग नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज भी रही हैं, रीजनल पार्टीज भी रही हैं, जहाँ डायरेक्टली कैंडिडेट के स्तर पे हमारा कोई जुड़ाव नहीं था, कैंडिडेट से किसी तरह का कोई हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, डायरेक्टली पार्टी के स्तर पे हमने काम किया। तो जब पार्टी के स्तर पे जब काम किया जाता है तो वहाँ पे यूजुअली जो मेरा वर्क प्रोफाइल रहा है वो पूरी पार्टी की एक छवि को लेकर के रहा है कि पार्टी की छवि स्टेट लेवल पे क्या रही है, पार्टी की छवि को हम लोग कैसे सुधार सकते हैं। जब कैंडिडेट के लेवल पे हम लोग काम करते हैं तो कैंडिडेट से हमारा कोलैबोरेशन होता है, तो कैंडिडेट के आधार पे एक लोकल एरिया के ऊपर काम किया जाता है। और जब पार्टी के बेसिस पे जो हम लोग काम करते हैं यूजुअली पूरे स्टेट के ऊपर एक स्ट्रेटजी होती है, पूरे स्टेट में क्या समस्या है, पूरे स्टेट को लेकर जनता का उस पार्टी के प्रति क्या रुझान है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो उस पार्टी की छवि को हम कैसे बेटर इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर पार्टी के स्तर पे तो वहाँ रणनीति पार्टी के स्तर पे होती है, पार्टी का दृष्टिकोण देखा जाता है, पब्लिक का दृष्टिकोण पार्टी के प्रति कैसा है। और अगर कोई कैंडिडेट के स्तर पे हमारा एंगेजमेंट है तो वहाँ पे दृष्टिकोण फिर ये देखा जाता है कि पब्लिक का उस कंस्टिट्यूएंसी के कुछ लाख लोगों का उस कैंडिडेट के प्रति रुझान कैसा है। तो दोनों स्तर पे रणनीति अलग होती है। अगर पार्टी के स्तर पे हमारा एसोसिएशन है तो वहाँ पे बहुत व्यापक दायरा आ जाता है। जैसे आप एक कैंडिडेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ ठीक है, एक लिमिटेड ज्योग्राफी के अंदर लिमिटेड चीजें हैं, लिमिटेड चैलेंजेस कम है। जब पार्टी के स्तर पे हम लोग काम कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी के लेवल पर, वहाँ पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होती है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा होती है। अब मैं आपके उस सवाल पे आ रहा हूँ कि पार्टी का कितना रोल होता है। कई बार अब ये यहाँ पे कई वेरिड हमें एक्सपीरियंस देखने को मिला है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई कैंडिडेट्स जो शायद हमें लगता था कि शायद नहीं जीत पाएंगे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बड़ी आसानी से पार्टी के बेसिस पे उन्होंने जीत को हासिल किया। जैसे हम लोग मोदी फैक्टर भी हालिया के लास्ट 2014 के इलेक्शन में देखें तो कई कैंडिडेट का, इवन पार्टी को जिनके साथ हम लोग वर्क कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि शायद ये कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे, बहुत मुश्किल है, इनको एडिशनल सपोर्ट देने की जरूरत है। हमें लास्ट तक इलेक्शन के दिन तक हमें चिंता थी, पता नहीं किस तरह से ये लोग परफॉर्म कर पाएंगे, मान लीजिए जीतेंगे भी तो शायद पता नहीं कितना नैरो मार्जिन से जीतेंगे। पर जब हमने रिजल्ट देखे तो वो बिल्कुल मतलब हमारी जो समझ से बिल्कुल परे थे कि यार ये कैसे इतना मार्जिन, जब हम सोचते थे 1000-2000 का मार्जिन होगा, वो मार्जिन 10,000 से या 20,000 से ज्यादा का क्रॉस कर गया। निश्चित ही वहाँ पे पार्टी का फिर वहाँ एडिशनल मोदी फैक्टर वहाँ पे काम किया। तो बहुत बार ऐसे केसेस भी देखने को आए हैं जहाँ पे कैंडिडेट का इतना बड़ा पॉजिटिव फैक्टर नहीं था, पार्टी को लोगों ने अहमियत दी, लोगों ने पार्टी पर भरोसा जताया। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है जहाँ पे पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में चल रही है पर कैंडिडेट अगर सही नहीं है तो जनता ने कैंडिडेट को नकारा भी। तो जनता इलेक्शन में ये जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो सराखों पे भी बैठा सकती है, जनता चाहे तो नीचे जमीन पे भी उतार सकती है। जिसको हम सही कह रहे हैं आप, लेकिन लास्ट हम 2 चुनाव से देखें, केंद्रीय चुनाव को देखें तो मोदी फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव रहा है, चाहे कोई भी रहा हो उसमें। आप पिछले 1 दशक से जुड़े हुए हैं चुनाव से, किस तरह से देखते हैं चुनाव में कितना बदलाव आ गया है पहले और अब में? पहले क्या पहले तो ये था, आज जिस मोदी फैक्टर, मोदी वेव आप 2014 की देख रहे हैं तो उससे पहले पब्लिक जो पॉलिटिशियंस का या पार्टीज का जो अप्रोच रहता था इलेक्शन मैनेजमेंट को लेकर के, वो आउटबाउंड ऑफलाइन ज्यादा रहता था कि हम ज्यादा से ज्यादा रैलियां करें, ज्यादा से ज्यादा जनता तक हम दिखे, हमारा चेहरा दिखे, पब्लिक से पर्सनल जुड़ाव हो, होर्डिंग्स लगाएं, ये लगाएं। मोदी जी का जो एक वेव चली है 2014 के टाइम से, उस समय लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने, पार्टीज ने जो रिजल्ट, और मोदी जी के जो रिजल्ट उन्होंने देखे, ब्रांड इमेज को देखा है, उस तब से लोग इस चीज की वैल्यू समझने लगे। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, एक हथियार है जो इलेक्शन मैनेजमेंट में रोल प्ले कर सकता है विक्ट्री के लिए। तो मोदी जी ने जो ब्रांड मैनेजमेंट जो चीज होती है, जो यूजुअली जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे देश में, क्या है, देखिए अमेरिका वगैरह यूएस में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, वो प्रोफेशनल इलेक्शन मैनेजमेंट होता है। वहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें समझते हैं, फील्ड की एक्सपर्टीज हैं, एजुकेटेड हैं, सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। पूरा डिफरेंट एजुकेशनल प्रोसेस चलता है, वोटर अवेयरनेस का एक अलग पूरा एंगेजमेंट प्रोसेस चलता है। इंडिया में ज्यादा जो पॉलिटिशियंस का जो रहता है, इवन आप आज भी जाकर आप किसी पॉलिटिशियन से बात करेंगे तो वो अगर ट्रेडिशनल, मान लीजिए वो आपसे सीधा ऐसा इस तरीके से कहेंगे, आपने कितना भी समझाने की कोशिश करें कि यार मुझे क्या समझा रहा है, मैं 4 से 5 इलेक्शन जीत चुका हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी रही है, तो क्या स्ट्रेटेजी क्या चीज होती है, जनता को हम जानते हैं कैसे, मतलब हमें जीतना है, आपकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। तो एक चैलेंज बहुत बड़ा ये है, अगर इस सवाल का हम जवाब दे रहे हैं कि क्या बदलाव आया, वो है सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल, ब्रांड इमेज मैनेजमेंट, पर्सनल इमेज मैनेजमेंट, वोटर अवेयरनेस, एंगेजमेंट, सोशल मीडिया, डेटाबेस मार्केटिंग, इन चीजों का बहुत बड़ा खतरनाक रोल प्ले इन चीजों ने किया है हाल के कुछ इलेक्शंस में, 4-5 सालों में, और आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़े खतरनाक तरीके से रोल प्ले करने वाली है। पर सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन पॉलिटिक्स में ये है, अगर आप इन चीजों की वैल्यू समझते हैं अच्छी बात है, पर बहुत बड़ा एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट जब आप किसी पॉलिटिशियन को समझाने जाएंगे, मोर देन 50% पॉलिटिशियन आज भी आपको ऐसे मिलेंगे जो इन चीजों पर भरोसा नहीं रखते। वो आज भी ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है मैं पब्लिक में सेवा करूंगा, या कुछ इलेक्शन से पहले कुछ मैं
तो पब्लिक के फायदे की बड़े बड़े वादे कर दूंगा, रैली वगैरह करूंगा, होर्डिंग्स लगाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। पब्लिक नहीं इन चीजों को वैल्यू करती, उनका दृष्टिकोण अभी भी उसी ट्रेडिशनल चीजों से जुड़ा हुआ है। वो इतना जल्दी मतलब अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिशियन कि नई चीजों को हम लोग इस्तेमाल करें, बल्कि हकीकत ये है कि इन नई चीजें सोशल मीडिया, डेटाबेस एनालिसिस, मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, रेपुटेशन मैनेजमेंट, वोटर अवेयरनेस, इंगेजमेंट स्ट्रेटजी, इन सबका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है हाल के कुछ इलेक्शंस के अंदर, और आगे ये बहुत बड़े लेवल पे रोल प्ले करने वाली है। सही कह रहे हैं आप। हम सब देख पा रहे हैं इसको कि सोशल मीडिया कितनी ताकत है, और शायद मोदी जी ने तो इसी को बनाया है। जी शायद जी पुराने जितने भी पॉलिटिशियन इस पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जितने युवा पॉलिटिशियन आ रहे हैं अभी, वो शायद आपकी बातों से सहमत होंगे अभी। जी काफी बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से भी एग्री हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रेडिशनल जो अप्रोच ये अपना रहे हैं, खासकर ये हमें डिफिकल्टी चैलेंज वहां देखने को ज्यादा मिला, जो वो भी खासकर वो जो 4 से 5 इलेक्शन जीत चुके हैं। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक एमएलए, एक मिनिस्टर्स थे, मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, आज से 3 साल पहले की बात है, उनसे मुलाकात हुई, वो ऑलरेडी सिटिंग मिनिस्टर थे और लगभग 4 से 5 इलेक्शन जीत चुके हैं। पर जब हमारी उनसे बात हो रही थी तो इलेक्शन स्ट्रेटजी को लेकर के, तो उनका एटीट्यूड ये था कि भाई मैं ऑलरेडी 4 से 5 इलेक्शन जीत चुका हूँ, मेरा ऑलरेडी एक दबदबा है, मेरा एक ऑलरेडी वोट बैंक है, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा काम वैसे ही चल जाता है। नए जो लोग हैं, नए जो हमारी पार्टी के नए एमएलए वगैरह बनने की इच्छा रखते हैं, पार्टी के जो युवा पदाधिकारी, आप उनसे जाकर के ये सब चीजें डिस्कस करिए। और उसमें वो भी तब, ये दृष्टिकोण भी उनका तब था जब हमें पार्टी से हमारा एफिलिएशन था, पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे थे। अगर आज जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका जवाब यहाँ पे सॉलिड रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। अगर आज एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कोई चाहता है आज इस लेवल के नेताओं के पास में, वो उसको उसकी बात सुनेंगे भी नहीं। ये तो स्थिति तब थी जब हमारा एंगेजमेंट पार्टी के साथ है, इसलिए उन्होंने इतनी तवज्जो दी, बात को सुना, नहीं तो वो सुनते भी नहीं। तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा, जो वेल एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन है वो अभी भी इन चीजों की वैल्यू नहीं करते। उनकी एक अपनी पर्सनल टीम है, उनकी ट्रेडिशनल अप्रोच चली आ रही है, वो भरोसा नहीं करते सोशल मीडिया एंगेजमेंट, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। पर युवा पीढ़ी, जो आपने कहा, युवा पीढ़ी के जो नए पॉलिटिशियन आ रहे हैं, या चाहे वो सिटिंग एमएलएज हैं, एमपीज हैं, या नया जो एस्पिरेशनल युवा जो पॉलिटिशियन देखने को मिलेंगे, जो आगे भविष्य में एमएलएज, एमपी, मिनिस्टर बनने की अपेक्षा रखते हैं, वो इन चीजों की वैल्यू को बिल्कुल समझते हैं और इन चीजों की कदर करते हैं। स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया का एंगेजमेंट, और खासकर ये आप बिल्कुल, अगर आप कंपैरिजन भी आप इसको हकीकत देख सकते हैं, जो युवा लोगों के पॉलिटिशियंस के आप सोशल मीडिया पेजेस पे जाएंगे और एक जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस के पेजेस पे जाएंगे, वहां आपको एक बदलाव, ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। युवा पॉलिटिशियंस उस चीज को समझते हैं कि हमें आज क्या, किन मुद्दों को पकड़ना है, किन मुद्दों पे बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से कौन सी बात रखनी है, किस तरीके से हमें अपनी एंगेजमेंट को, सोशल मीडिया को, फॉलोअर्स को बढ़ाना है, किस समय हमें मीडिया मैनेजमेंट करने की जरूरत है। इन चीजों को आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप कोई सीनियर पॉलिटिशियन के पास जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट वो जो भी कुछ कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ में, अगर वो एक बदलाव की चीज अहमियत को समझेंगे, समझते हैं आज, तो बहुत बेटर कर सकते हैं मेरे ख्याल से। जी शुभम जी, आप सही फरमा रहे हैं। ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा कि आपसे केवल राजनीतिक बात ही हम लोग करें और आपके व्यवसायिक बातें ना की जाए। सोनू जी, आपका जो राजमंच है वो किस तरह से काम करता है, और दूसरा न्यायकर्ता जो आपका स्टार्टअप है, सोशल स्टार्टअप, ये दोनों किस तरह के कामों में एंगेज हैं? देखिए, राजमंच बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव है राजमंच का, वो ये है कि जो सरकार की योजनाएं अनाउंस होती हैं, जैसे संसद में, किसी राज्य की विधानसभा में, अक्सर जो मिनिस्टर्स होते हैं या कोई भी जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस है, एक स्कीम अनाउंस कर दी जाती है कि ठीक है, हम ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। वहाँ पे विधायिका में कोई स्कीम अनाउंस होती है, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी लगती है उसको अमली जाला पहनाने में कि कैसे ये चीजें इम्प्लीमेंटेशन होगी। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जन धन आधार कार्ड योजना राजस्थान में लागू हुई, या मान लीजिए अपन केंद्र सरकार की योजना की बात करते हैं, आरोग्य सेतु योजना है। तो जो भी हेल्थ, शिक्षा या कोई भी ऐसा मुद्दा जो पब्लिक को ज्यादा प्रभावित करता है, खासकर उनसे रिलेटेड कोई स्कीम आज सरकार ने लॉन्च कर दिया है, तो राजमंच एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है जो सरकार की योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाने के का एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। कि जो योजनाएं, अक्सर क्या होता है कि योजनाएं तो बन जाती हैं पर पब्लिक तक इजीली पहुंच नहीं पाती है, लोग अवेयर ही नहीं होते हैं कि पता नहीं कब कौन सी स्कीम आगे मेरे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। तो पहला चीज हम लोग करते हैं राजमंच के जरिए, वो होता है कि हम अवेयरनेस इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, पब्लिक को सरकार की जो भी योजनाएं लॉन्च हुई हैं उनके बारे में हम पब्लिक को बता सकें। सेकंड, हम लोग ये काम करते हैं, मान लीजिए अवेयरनेस तो अब बहुत सारे लोगों को हो सकता है 1 करोड़ लोगों को अवेयरनेस नहीं, हमने 10 लाख लोगों को अवेयरनेस इंक्रीज कर दी।
पर अवेयरनेस होने के बाद में भी इश्यूज यहीं खत्म नहीं हो जाते। अवेयरनेस के बाद में एक सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है, लाल फीताशाही, करप्शन और लापरवाही और पता नहीं कॉम्प्लेक्सिटी। गवर्नमेंट प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि अवेयरनेस होने के बाद में भी आपको पता है कि एक स्कीम एग्जिस्ट करती है सरकार की, शायद मेरे को, मैं उसके लिए बेनिफिट मुझे मिल सकता है, मिलना चाहिए, मुझे जरूरत है, फिर भी करोड़ों लोग उस स्कीम्स का बेनिफिट नहीं उठा पाते क्योंकि प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है। लाल फीताशाही सरकारी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है और पता नहीं कई तरह के इश्यूज होते हैं लोअर लेवल पे। कई बार हमने देखा है कि अधिकारी सही से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पब्लिक को, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, कंप्लेंट डेली बेसिस पे आती रहती है। तो दोनों मुद्दों को राजमंच हेल्प करता है, सरकार की योजनाओं को पब्लिक तक पहुंचाना, अवेयरनेस का काम। अवेयरनेस के बाद में अगर आपको अवेयरनेस है, उसका सुविधा का लाभ लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो उस ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने में भी राजमंच सरकारी योजनाओं की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करता है। अब हम आते हैं न्यायकर्ता के बारे में, जो आपने पूछा। न्यायकर्ता बेसिकली एक लीगल हेल्प प्लेटफॉर्म है। न्यायकर्ता इंडिया का पहला अल्टरनेटिव पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है। जैसा कि अपन जानते हैं, हमारे देश में लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। खासकर अगर आप लोअर कोर्ट के अंदर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो करोड़ों की संख्या, 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। अगर आप ओवरऑल हाई कोर्ट लेवल पे देखेंगे, तभी वहां पे मिलियंस ऑफ लाखों केसेस ऑलरेडी पेंडिंग चल रहे हैं। जजेस की कमी की संख्या का मुद्दा बार बार उठता रहा है। और आज ये भी हम जानते हैं, हमारे देश में जस्टिस लेना इतना आसान नहीं है। मतलब आज आप केस लड़ने जाएंगे कोर्ट के अंदर, सालों लग जाते हैं, इवन पूरी जिंदगी निकल जाती है केस लड़ते लड़ते, फिर भी वो केस खत्म नहीं होता पूरा। आपका जस्टिस मिलना तो बहुत जटिल, कॉम्प्लेक्स, एक बहुत खर्चीली प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया देश के अंदर बनी हुई है। मैं इस तरह हम इस तरीके समझ सकते हैं, जो आम जनता बहुत परेशान रहती है। इसी मुद्दे को लेकर के हमने न्यायकर्ता शुरू किया था और 500 से ज्यादा लॉयर्स को, लीगल और ह्यूमन राइट एक्सपर्ट को हमने जोड़ा। जब हमने शुरू किया लॉकडाउन के समय इसकी शुरुआत हुई थी, जब जिसमें कोविड वगैरह, माइग्रेंट वर्कर्स को काफी परेशानी हो रही थी, तो उस पेन पॉइंट को हमने समझा। तो हमारी कोशिश रहती है कि कोर्ट की बजाय आउट ऑफ कोर्ट कंसल्टेशन, मीडिएशन के जरिए हम लोग पब्लिक को हेल्प कर सकें, रादर देन कोर्ट में जो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। कोर्ट में ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट भी है, उन्होंने कई लोक अदालत का मैकेनिज्म, सरकार ने भी काफी कुछ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनिशिएटिव रन किए हैं ताकि इजीली उन मामलों को बाहर सुलझाया सके, जल्दी से जल्दी, कम से कम खर्ची प्रक्रिया में। और उसी सुप्रीम कोर्ट के उन ऑब्जेक्टिव मिशन का, विजन का हम लोग आदर करते हुए हमने न्यायकर्ता को लॉन्च किया कि हम लोगों को जो जटिल प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया देश के अंदर, उससे बचा करके हम सस्ता, सुलभ और आसान न्यायिक समाधान हम देश के लोगों को प्रदान कर सकें। वेरी गुड। बड़ा ही नेक और अच्छा काम कर रहे हैं जी आप। सो मेरा सवाल आपसे रहेगा कि राजनीतिक रणनीतिकार बनना बड़ा आसान है या फिर आपके जैसे स्टार्टअप और व्यवसाय बनना ज्यादा आसान है? दोनों में से क्या ज्यादा चैलेंजिंग? आसान तो कुछ भी नहीं है। मैं ईमानदारी से बताऊं, जिंदगी में एक्चुअली कुछ भी आसान नहीं है। अगर आपने कुछ ठान लिया है और आप जब उसको प्राप्त करने के लिए जब अपने कदम बढ़ाते हैं, तो आसान कुछ भी नहीं लगेगा। और खासकर आसान तब आपको नहीं लगेगा जब आप कुछ अलग करने का जुनून रखते हैं, कि कुछ अलग हटके करना है, जो लीग से हटके आपको करना है, कि हाँ आप अपना नाम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो ठीक है, शायद आप आसानी से कर पाए, करोड़ों लोग कर रहे हैं, शायद आप भी कर लेंगे। पर जिस दिन आप ये सोचेंगे, चाहे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का काम हो, व्यवसाय का काम हो, स्टार्टअप का काम हो, किसी नॉन प्रॉफिट का वेंचर्स का काम हो, पॉलिटिक्स में आपको जाना हो, बिजनेस करना हो, कुछ भी फील्ड आप चूज करें, अगर उसके अंदर आप कुछ इनोवेशन करना की अपेक्षा रखते हैं, कुछ नया करने की, लीग से हटके एक ट्रेडिशनल अप्रोच को बदलने की जुनून आप रखते हैं, तो चैलेंजेस हर फील्ड के अंदर आएंगे। आसान कुछ भी नहीं है। बस चीज यहाँ ये मायने रखती है, फील्ड नहीं मायने रखता। मायने ये रखता है कि जब चैलेंजेस आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ उनका सामना करना है। चैलेंजेस एक बार नहीं आएंगे, इतनी बार आएंगे कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस आपको खत्म हो जाएगा। पर बार बार उठ करके आपको ये जवाब देना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, करके रहूंगा। अगर मैंने यहाँ पे कदम उठाया तो कुछ सोच समझ के उठाया है, और मैं बीच में नहीं छोड़ के भागूंगा, बीच में कायरों की तरह मैं नहीं भागूंगा। डट के मैं इस मुसीबत का सामना करूंगा। मैं यकीनन, मेरे एक्सपीरियंस में कह सकता हूँ, मुश्किलें मुझे भी आई थी, एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में भी आई थी, मुझे व्यवसाय में भी आई थी, हुई है मुझे 10 तरह के, और मैंने काम किया, उसमें भी चैलेंजेस आए हैं। पर जब मैंने ये ठान लिया कि हाँ अगर मैंने कुछ शुरू किया, बीच में तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जो भी होगा, मैं इसको, मैंने शुरू किया है तो मैं इसका हिम्मत के साथ में सामना करूंगा। चैलेंजेस अपने आप ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। जी शुभम जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपसे लाखों करोड़ों युवा इंस्पायर होंगे। जी धन्यवाद। के लिए बिजनेस रैंकर्स को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।